DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के तमाम विद्यार्थियों का मैं गजेंद्र सिंह कविया तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, काफ़ी दिनों से अपन मिल रहे हैं। आपकी बहुत सी शिकायतें रही जो कमेंट्स में मिली, सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से मिली, लेकिन मित्रों मजबूरियां रहती हैं। ये जो चैनल है केवल आपकी सेवा के लिए है, लेकिन हमारे बुजुर्ग मम्मी पापा भी हैं, हमारे छोटे बच्चे भी हैं, उनकी उदर पूर्ति के लिए हमें अन्य संस्थानों में भी पढ़ाना पड़ता है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था भी पटरी पर चलती रहे, क्योंकि ये पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ से 1 रुपए की भी आमदनी नहीं हो रही है। तो मित्रों नाराज ना हो, निश्चित रूप से आपका पूरा सिलेबस राजस्थान का इतिहास मैं ही गजेंद्र सिंह कविया DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के माध्यम से पूरा कराऊंगा। जो शिक्षक के आपके सामने अभी तक आए हैं वो सब अपना सिलेबस पूरा करेंगे। हाँ, ये जरूर होता है लेट आने की वजह से आपके मन में आती है कि पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो एक शेर है कि रही होगी मजबूरियां उनकी भी वरना, रही होगी मजबूरियां उनकी भी वरना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हम भी किन्हीं मजबूरियों के तहत आपसे कुछ दिन के लिए दूर रहे। एक बार हम 2-3 दिन फिर पढ़ाएंगे, हो सकता है 2-3 दिन बाद में, और वैसे संभावना तो ऐसी कि इन 2-3 दिन में हम इतने वीडियो बना दें कि आगामी वो तारतम्य टूट ही नहीं पाए लगातार आपको। और जब तक वो वीडियो बनाएंगे तब तक हम अपने उदर पूर्ति के लिए जो राशन की सामग्री की व्यवस्था अन्य कहीं से करते वो करें और फिर आपसे फिर रूबरू हों। हाँ तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है वह शब्द है मरु। आपने रामायण में एक शब्द दिखा होगा, राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है मरु का अंतार। बाद में जाकर के इसके लिए एक नाम आने लग गया मरुभूमि। इसी मरु शब्द से इस मारवाड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मारवाड़ शब्द की जिससे हुई मरुभूमि, या अपने राजस्थान में एक प्रवृत्ति और है, क्षेत्र के लिए एक शब्द चलता वाट, जिसको वाटी भी कह देते हैं। वाट से वाटी बना, जैसे सेखा वाटी, देवड़ा वाटी, गोड वाटी, उसी प्रकार मरु और वाट दोनों से मिलकर के एक शब्द बना जो बना मारवाड़। इस मरु का मतलब होता है मृत्यु और वाट का अर्थ होता है क्षेत्र, अर्थात मरुवाट यानी कि मृत्यु का क्षेत्र। बड़ा आश्चर्य होगा कि सर आपने अपनी इस मारवाड़ को मृत्यु का क्षेत्र कैसे बताया। जी बिल्कुल, सबसे पहली आवश्यकता देखिएगा आप, इस क्षेत्र में पेयजल की कमी। एक भी यहां पर सलीला सदा नीरा नदी नहीं जो हमेशा बहती हो। पेयजल की कमी होने के साथ साथ यहां खाद्यान्न की कमी। केवल एक फसल होती है चौमासे वाली, ना जायद होती है ना रबी की फसल होती है। नदी नहीं है, खाद्यान्न की कमी, अकाल तो पड़ता ही रहता है। पग पुंगड़ दड़ कोटे डर बाहुज बाइड मेर, फिर तो गिर तो बेकपुर उठाओ जैसलमेर। ये अकाल भी इस धरती पर निवास करता है। पेयजल की कमी, खाद्यान्न की कमी, और इस क्षेत्र में पड़ती है साहब भीषण गर्मी, चलती है भीषण लू। यहां पर एक भी ऐसा कोई संकेत नहीं है जो आदमी जो साधारण सामान्य टेम्परेचर से निकल करके बड़ी अयास जिंदगी से निकल के आएगा वो निश्चित रूप से मृत्यु के आगोश में जाएगा। ये तो अपन राजस्थान के लोग हैं, हम राजस्थान के लोगों की जिजीविषा है, जीने की क्षमता है, जीने की इच्छा है कि इन भीषण परिस्थितियों में भी हम जीते हैं। और जीते नहीं ऐसी मिट्टी के लिए जहां सब कुछ कमी है, मरने और मारने को तैयार रहते हैं। कितना लगाव है इतने सब कुछ होने के बावजूद भी, क्योंकि मां चाहे कितनी बूढ़ी हो जाए, कितनी ही काली हो, कितनी ही कुरूप हो, चाहे उसके पूरे दांत टूट जाएं, लेकिन मां से ज्यादा श्रद्धा का कोई भी पात्र नहीं है। इतनी सभी कमियों के बावजूद भी हमने, अब देखिएगा यहां पर ऐसी ऐसी चीजों को हमने खाने के लिए यूज में लिया। केर कितना कड़वा होता है साहब, केर से खारा करेला भी नहीं होता, लेकिन खाद्यान्न की कमी होने की वजह से हमने इस केर को छाछ में भिगोया, चाहे राई के पानी में भिगोया, और काफी दिनों तक भिगोने के बाद हमने इस केर को इतना स्वादिष्ट बना दिया, इतना स्वादिष्ट बना दिया कि आज पूरी दुनिया इस केर के स्वाद के लिए तरसती है। ये इससे सिद्ध होता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे पास कुछ सामग्रियां नहीं थी तो हमने ऐसी सामग्रियों को खान पान में इस्तेमाल किया कि वाकई में आज भी लोग देख करके दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। आएगा ऐसे ही अपने क्षेत्र इस मारवाड़ की या मरुवाट की क्षेत्र कहते हैं, जिसको रामायण में मरु का अंतार कहा गया, बाद में मरुवाट कहा गया। और इसी मरु और वाट से मिलकर नया शब्द बना, वो बना मारवाड़। इस मारवाड़ की चर्चा करें
तो मारवाड़ पर सबसे पहले प्रारंभ में, वैसे देखा जाए तो महाभारत काल में ये मद्र जनपद का हिस्सा था। पूरे जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का ये जो भूभाग है, इस भूभाग को, ये इतना भूभाग है, इसको जंगल के नाम से जानते थे, जंगल। और जंगल के दो हिस्से थे, ये कहलाता था कुरु जंगल, जो कुरुक्षेत्र के कौरवों के क्षेत्र के आसपास होने की वजह से, और ये कहलाता था मद्र जंगल। मद्र जंगल की जो राजधानी थी वो थी क्षत्रियपुर या अहित छत्रपुर, जिसे आजकल नागौर कहते हैं। और इसी क्षेत्र, ये जो मद्र जंगल है, यही मद्र जंगल आगे चल करके मारवाड़ कहलाया। लेकिन आइए मित्रों, अपने को जानना है, जीके की तैयारी करनी है। वैसे अपन विस्तार से चर्चा करना चाहे तो बहुत बड़ी चर्चा है, छोटी सी बात को लेकर अपन 2-3 घंटे का वीडियो बना सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं पड़ा, अपने को कैरियर बनाना, अपने को नौकरी प्राप्त करनी है, अपने को अपनी विद्वता सिद्ध करने के लिए इन बातों को याद नहीं रखना। प्रारंभ में इस मारवाड़ क्षेत्र में जिन्होंने राज किया वो थे गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार, जिन्हें इंदा राजपूत भी कहते हैं। प्रतिहारों ने राज्य किया, लेकिन कालांतर में जब ये प्रतिहार कमजोर पड़े, यहां पर तुर्क सत्ता कायम हो गई, मुसलमानों की सत्ता कायम हो गई, तो ये प्रतिहार कहां चले गए? प्रतिहार चले गए साहब कन्नौज। कन्नौज कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। प्रतिहार चले गए कन्नौज, और यही कन्नौज से फिर आया एक बंदा जिसने यहां पर मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की स्थापना की। वो कहां से आए थे? कन्नौज से। कन्नौज में जिन्हें गहडवाल कहा जाता है, जयचंद, संयोगिता का पापा, जयचंद का वंशज जिसका नाम था राव सिंहा। राव सिंहा, ये राव सिंहा आता है साहब, और यही राव सिंहा हमारे राजस्थान में 13वीं सदी में, कब की बात? 1251 के आसपास, 13वीं सदी में राठौड़ राजवंश की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, राठौड़ राजवंश की स्थापना की। राठौड़ राजवंश की स्थापना कब हुई साहब? राठौड़ राजवंश की स्थापना हुई 13वीं सदी में। राठौड़ राजवंश की जो स्थापना है वो करने वाला कौन था? राव सिंहा। अच्छा साहब, इसका जो राव सिंहा ने जो ये स्थापना की, कब की? 13वीं सदी में। और ये स्थापना कहां की? राठौड़ राजवंश का जो क्षेत्र था वो था पाली के आसपास, पाली के आसपास का क्षेत्र। और कहते तो ऐसे ही हैं कि ये राव सिंहा जो सेतराम का पुत्र था, हो सकता है कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, अभी तक तो नहीं आया। सेतराम का पुत्र, सेतराम का पुत्र राव सिंहा द्वारिका तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, और रास्ते में पुष्कर में ये रुका, और तो वहां पर कुछ पालीवाल ब्राह्मण आए हुए थे जो पाली के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। और उन पालीवाल ब्राह्मणों को आसपास के जो दस्यु प्रवृत्ति के जो मुस्लिम थे, स्थानीय शासक थे, वो बड़ी लूट मार करके परेशान करते थे। और उन पालीवालों ने सब इन राव सिंहा से आग्रह किया कि हे राव सिंहा, इन दुष्टों से हमारे धन की रक्षा करो, हमारे स्वाभिमान की रक्षा करो, आप हमें बचाओ। तो राव सिंहा आता है और पाली के आसपास के तमाम पालीवाल ब्राह्मणों को सुख चैन की नींद लेने की शपथ लेता है, और उनके तमाम शत्रुओं को हराकर इसी पाली के आसपास का क्षेत्र, जिसे आज अपन गोडवाड़ी भी कहते हैं, तो सबसे पहले राठौड़ राजवंश या राठौड़ों का जो साम्राज्य था, वो साम्राज्य जो राव सिंहा ने स्थापित किया, वो कहां था? पाली के आसपास का क्षेत्र। साहब, राठौड़ राजवंश की स्थापना कब हुई? राजस्थान में 13वीं सदी में। राठौड़ राजस्थान में राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन है? राव सिंहा। और यही राव सिंहा 1273 में तुर्कों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त, पाली की रक्षा के लिए तुर्कों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त कब हुआ साहब?
1273 में। किसकी रक्षा करते हुए? पाली की रक्षा करते हुए। और वीरगति को प्राप्त होने के बाद इसी राव सिंह की 1273 में बन जाती है समाधि। और राव सिंह की समाधि जिस गांव में है उस गांव का नाम है बीठू। राव सिंह की समाधि कहाँ है? बीठू में। और बीठू गांव कहाँ है? पाली में। इस प्रकार राव सिंह ने राठौड़ राजवंश की स्थापना की। और सबसे पहले ये जिस क्षेत्र में आया था वो क्षेत्र था पाली। जब 1273 में राव सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ तो 1273 में इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम था राव आस्थान। अब राव आस्थान पाली का शासक, पाली के आसपास के क्षेत्र का शासक बनता है। तो मित्रों ध्यान रखना, ये जो राठौड़ राजवंश जो मारवाड़ पर राज्य किया इसने आज़ादी तक, ये जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं। और जयचंद का वंशज सेतराम, सेतराम का पुत्र हुआ राव सिंह। जयचंद का पोता था सेतराम। और सेतराम यानी कि पड़पोता सेतराम का बेटा राव सिंह यहाँ आता है 13वीं शताब्दी में और पाली के आसपास के क्षेत्र में अपने साम्राज्य की स्थापना करती है। और उसी के साथ मारवाड़ में अपने राजस्थान में राठौड़ राजवंश की स्थापना होती है जो 13वीं शताब्दी में राव सिंह ने की। तो ये जो राठौड़ हैं ये जयचंद गढ़वाल के वंशज हैं। जो ये राव सिंह कन्नौज से हमारे बीच आया था। जब 1273 में तुर्कों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तो उनका पुत्र फिर मारवाड़ का स्वामी बनता है जिसका नाम था राव आस्थान। राव आस्थान भी बड़ा साम्राज्य इनका स्थापित नहीं हो पाया। एक छोटा सा गांव इनकी राजधानी था, जागीरी टाइप का सा, जिसका नाम था खेड़। वहां पर यह साम्राज्य करता था। और ये राव आस्थान भी साहब 1291 में दिल्ली के शासक, उसका नाम जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। अब साहब ये जलालुद्दीन आस्थान के बाद में इनका जो पुत्र शासक बनता है वो है राव धूहड़। अच्छा, इसी राव धूहड़ का एक भाई और था। इनके आस्थान के दो पुत्र थे, दूसरे का नाम था धांधल। और इसी धांधल का एक बहुत प्रसिद्ध पुत्र हुआ, प्रतापी बेटा हुआ, जिसे आज अपन लोक देवता के रूप में पूजते हैं। और वे देवता थे पाबूजी राठौड़। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो पाबूजी राठौड़ थे वे राव सिंह के पोते थे, उन्हीं के वंशज थे। और राव जो धांधल था मारवाड़ का शासक उसके भतीजे थे। आस्थान के बाद बनता है धूहड़। अब इसके बाद में कई शासक हुए लेकिन इन शासकों का इतिहास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं। आसपास के छोटे मोटे 2-2, 4-4 गांवों पर अधिकार करते गए। धीरे धीरे इन्होंने किस प्रकार साम्राज्य बढ़ाया और किस प्रकार एक प्रचंड साम्राज्य खड़ा करके इन्होंने केंद्रीय सत्ता के रूप में मंडोर को राजधानी के रूप में स्थापित किया। आइए उसकी तरफ चलते हैं। राव धूहड़ के बाद में बहुत से शासक इसमें राठौड़ वंश में बने जिनमें कई नाम हैं। राव छाड़ा है, राव तीड़ा है। लेकिन धूहड़ के बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ वो था छाड़ा का पुत्र। पहले नाम भी बड़े अजीब होते थे। छाड़ा का पुत्र का नाम था साहब राव तीड़ा। इस राव तीड़ा को एक नाम से और जानते हैं, सलखा। राव तीड़ा या सलखा के दो बेटे भी, दोनों ही प्रतापी थे और इन्होंने ही मारवाड़ के वर्तमान स्वरूप को हमारे सामने मौजूद किया। जिनमें पहले ज्येष्ठ पुत्र थे वो थे मल्लीनाथ, जिन्हें लोक देवता रावण मल्लीनाथ जी के नाम से जानते हैं। और दूसरा बेटा बीरमदेव। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राव तीड़ा के बाद शासक बनते हैं मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ ने अपने क्षेत्र को बहुत बढ़ाया, बहुत लंबा चौड़ा करके जो मेवा नगर है या माहेवा है, माहेवा जिसको मेवा भी बोलते हैं आजकल, बाड़मेर में, इस बाड़मेर के इस मेवा नगर को या मेवा को बनाया अपनी राजधानी। और बहुत बड़ा इनका क्षेत्रफल हो गया था। इन्होंने कई राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। और इन्हीं रावण मल्लीनाथ जी की पत्नी थी जिनका नाम था रूपा दे।
और इन्हीं रावल मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा देखो आज भी राजस्थान के लोग मारवाड़ की बरसात की देवी के नाम से जानते हैं। मित्रों महत्वपूर्ण है, मारवाड़ की बरसात की देवी कौन? रानी रूपांदे। रानी रूपांदे किसकी रानी थी? रावल मल्लीनाथ जी के देखो पति देवता हैं, पत्नी लोक देवी है। रानी रूपांदे का मंदिर नाकोड़ा बाड़मेर में है, तो मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। दोनों ये पति पत्नी थे। और इस वीरम देव का पुत्र होता है साहब जिसका नाम था राव चुंडा। और किस प्रकार ये राव चुंडा मंडोर को राजधानी स्थापित करता है, और यही राव चुंडा कहलाता है राठौड़ों का प्रथम प्रतापी शासक, जिसने मंडोर को छीना और मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। और ये राव चुंडा किसका पुत्र था साहब? वीरम देव का पुत्र। अब देखिएगा राव चुंडा कैसे स्थापना करता है, एक बार देखिएगा। रावसिया के बाद में रावास्तान मणि जो 1191 में जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। इनके बाद में राव धुवड़ हुए। राव धुवड़ के बाद में छोटे मोटे केस जो होते रहे, जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद में छाड़ा का पुत्र हुआ राव तीड़ा, जिसको सलखा के नाम से भी जानते हैं। राव तीड़ा के दो बेटे भी, दोनों के दोनों प्रतापी। एक रावल मल्लीनाथ, इन्होंने तो मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को भी युद्ध में बुरी तरीके से हराया था, और हराने के बाद में इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि थी रावल। इसीलिए इनको कहा जाता रावल मल्लीनाथ जी, जिन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को हराया, कुंडा पंथ की स्थापना की, राजस्थान के सभी संतों का तिलवाड़ा गांव में लूणी नदी के किनारे एक सम्मेलन करवाया, और बहुत प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में आज भी तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है, जहां पर बहुत ही प्रसिद्ध मेला चैत्र के महीने में मालानी पशु मेला भरता है साहब। मालानी पशु मेला कहां भरता है? तिलवाड़ा में। किसकी याद में? रावल मल्लीनाथ जी की याद में। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? रावल की। किसको हराने के बाद? मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को हराने के बाद। मल्लीनाथ का दूसरा भाई यानी कि राव तीड़ा या सलका का बेटा वीरम देव, वीरम देव का बेटा हुआ राव चुंडा। राव चुंडा ही कहलाता है राठौड़ों का प्रथम प्रतापी शासक। हाँ तो मित्रों अपन बात कर रहे हैं राव चुंडा की, और यही राव चुंडा कहलाता है राठौड़ों का प्रथम प्रतापी शासक। कैसे हुआ साहब ये आएगा, इस पर अपन दृष्टिपात करते हैं। इस राव चुंडा ने मंडोर को राजधानी स्थापित किया और बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी बन बैठा। तो बताइए राठौड़ों किस शासक ने सबसे पहले मंडोर को राजधानी के रूप में स्थापित की? वह था राव चुंडा। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार इस मंडोर पर पहले इंदा राजपूतों का शासन था। एक शाखा होती है राजपूतों में इंदा, और ये इंदा चारों तरफ के शत्रुओं से बहुत तरीके से परेशान थे, पीड़ित थे, और उस समय सबसे तीव्र गति के साथ अपने साम्राज्य को बढ़ाता जा रहा था वह था राव चुंडा। और राव चुंडा जिसके आशीर्वाद से या जिसके सहयोग से, वे थे इनके ताऊजी, इनके बाबा मल्लीनाथ जी, इनके सहयोग से साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे थे। यानी कि उस समय इस राजस्थान में गुहिलों के बाद में सबसे कोई प्रतापी बंदा नवयुवक था, वो था राव चुंडा। ये केवल 6 साल की उम्र में, जब इनके पिता बीरम देव की हत्या उमर सुमरा सिंध के ने कर दी थी, उस 6 साल से ये संघर्ष करता जा रहा था। और संघर्ष करते करते, और कहते बचपन में जो ठोकरें खाते हैं तो गुड़ते गुड़ते पत्थर शालिग्राम जी बन जाता है। संघर्ष करते 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 इंदों की नजर पड़ी राव चुंडा पर कि यार ये राव चुंडा ही अपने को किसी प्रकार अपनी इस मंडोर को सुरक्षित रख पाता है। और एक इंदों की एक पुत्री थी, उस पुत्री का कर दिया आखिर में इंदों ने किसके साथ विवाह? पुत्री का विवाह करके दहेज में दिया। पूरा साम्राज्य किसमें मिला? दहेज में। और पुत्री का विवाह करके दहेज में क्या दिया साहब इन इंदा राजपूतों ने? मंडोर। इसीलिए आज भी एक दोहा
इतिहास में प्रचलित है कि ईंदारो उपकार ए कमधज कदे नहीं बीसरे। राठौड़ों को कमधज कहा जाता है। ईंदारो उपकार कमधज कदे न बीसरे, चुंडो चमरी चाड दी मंडोवर डाइजे। इंदारो उपकार कमदज कदे न बीसरे, चुंडो चमरी चाट दी मंडोवर डाइजे। इस प्रकार मंडोर इनको दहेज में मिल गई और राव चुंडा साम्राज्य का विस्तार करते करते आने वाली देश की आजादी तक 47 तक एक ऐसी नींव मजबूत बना के चला गया कि इस वंश के शासक क्रम से इस विरासत पर राज करते रहे। आइए चुंडा के बाद में इस मारवाड़ का क्या होता है तो देखते हैं। तो मित्रों देखते हैं चुंडा के बाद क्या होता है। राव चुंडा। अब किसी आदमी के बुढ़ापे में शादी होती है ना, तो जो सबसे लास्ट वाली जवान बीवी होती है उससे ज्यादा प्यार करता है। इसी प्यार के चक्कर में इसके पुत्र कई थे। सबसे योग्य जो पुत्र था, जो ज्येष्ठ पुत्र था, वो था इसका रणमल, जिसको रिडमल भी कहते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं रणमल या रिडमल के बारे में, जब हमने महाराणा कुंभा या मोकल पढ़ा था मेवाड़ के इतिहास में। ये वही है हंसाबाई का भाई रणमल। एक पुत्र चुंडा का हुआ साहब जिसका नाम था कान्हा, और एक पुत्री। हालांकि 37 संतान थी, लेकिन अपने को जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अपन उन्हीं को जानते हैं, हंसाबाई। राव चुंडा ने अपनी जगह साहब उत्तराधिकारी किसे बना? राव चुंडा का उत्तराधिकारी कौन बना? राव चुंडा का उत्तराधिकारी बना कान्हा। राव रणमल फिर चला गया किसके पास? राणा लाखा के पास। राणा लाखा के पास। राणा लाखा कहां का शासक? मेवाड़ चला गया। और इस बड़ा महत्वाकांक्षी था, इसने देखा कि अब अपने को मारवाड़ कान्हा से छीन के कौन दिला सकता है। तो साहब इस रणमल ने लगाई एक योजना, और इस राणा लाखा का सशर्त विवाह, जो पहले पढ़ चुके हैं पर थोड़ा जल्दी भी ले लें तो कोई काम, क्योंकि अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं। सशर्त विवाह है कि इस हंसाबाई का जो बेटा होगा वही मेवाड़ का राजा बनेगा। किसके साथ किया? हंसाबाई के साथ। हंसाबाई और राणा लाखा का जो पुत्र हुआ, पुत्र कौन हुआ? पढ़ चुके हैं अपन विस्तार से, मोकल। ये भी अपन पढ़ चुके हैं साहब। इस मोकल की हत्या किसने की? चाचा व मेरा ने। चाचा व मेरा ने हत्या कर दी। इस मोकल का भी संरक्षक कौन था? इस मोकल का संरक्षक भी था, वो कौन था? राव रणमल। अब साहब ये मोकल की जब मृत्यु हुई तो मोकल के बाद राजा कौन बना? मोकल का पुत्र बना कुंभा। कुंभा भी बिल्कुल बच्चा था, तो कुंभा का भी संरक्षक कौन बन गया? रणमल। इसी दौरान मेवाड़ ने अपनी मजबूत स्थिति को देखकर, ये बहुत पहले की बात है, मोकल के समय ही, ये रणमल कान्हा के बाद में कान्हा का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है साता। और ये रणमल इस कान्हा की पुत्र साता को हराकर मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। मारवाड़ पर अधिकार किया। तो इस प्रकार मारवाड़ का स्वामी बना था रणमल, किसको पराजित करके? कान्हा का पुत्र था साता। कान्हा की हत्या, कान्हा का वध करणी माता ने कर दिया था। यह बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का था और मारवाड़ की जनता को बुरी तरीके से परेशान करता था, और मारवाड़ की जनता को परेशान करने की वजह से करणी माता ने इस कान्हा को मार दिया, और कान्हा को मारने के साथ इन्होंने रणमल को साम्राज्य पर आसीन होने का आशीर्वाद दिया। राज दियो रिडमल ने कान्हो क्षय करणी, राज दियो रिडमल ने कान्हो क्षय करणी, ओम जय अम्बे करणी। करणी माता ने कान्हा का वध किया और रणमल को इस प्रकार राज दे दिया। अब देखिएगा, अपन रणमल को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा स्पीड ले लेते हैं। हाँ तो मित्रों, इस प्रकार राव रणमल मेवाड़ की सहायता से मारवाड़ का साम्राज्य
सम्राट बन बैठा, करणी माता के आशीर्वाद से सम्राट बन बैठा। और ये पूर्णतः इसकी दखलंदाजी कहां हो गई? मेवाड़ में ये चला गया। कब? पहले जब मोकल छोटा तब भी चला गया था, लेकिन मारवाड़ को अपने अधिकार में लेने के बाद मारवाड़ आ गया था। लेकिन मोकल की हत्या के बाद, मोकल की हत्या के बाद ये बंदा जाकर के कहां पर? मेवाड़ में प्रभावशाली बन गया, प्रभावशाली बन गया। कुंभा छोटा सा था और इन्होंने उसको, रावत चुंडा को, जो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, उसको पहले ही वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इस मोकल का पुत्र का नाम राणा कुंभा। राणा कुंभा ये बच्चा था, इसकी भी नहीं चलती थी। लेकिन राणा कुंभा मनी मनी रणमल को नहीं चाहता था। ये साहब इसकी प्रेमिका, और इस प्रेमिका का नाम भारमली। धीरे धीरे कहते हैं राजपद पाए काहे मद नाही, राजपद पाए काहे मद नाही। राजा का पद पाने के बाद हर किसी भले और अच्छे आदमी को भी अहंकार घमंड आ जाता है, लालच आ जाता है। ये रणमल चाहता था कि यार इसको भी अपन मार्ग से हटा दें, तो मारवाड़ तो अपना है ही है, मेवाड़ के भी राजा अपन बन जाएंगे। इसको मारने के लिए एक दिन इस प्रेमिका भारमली को शराब के नशे में कह दिया कि मैं इसको निपटा दूंगा। अब भारमली जो इसकी प्रेमिका थी, अपनी मातृभूमि का प्रेम जागृत हुआ कि हमारे मेवाड़ के स्वामी को ये मारवाड़ का राजा मार देगा। ये भारमली जाकर के किसको बता देती है? कुंभा को, कि तुझे मारना चाहता है। तो इसी भारमली को कहा कि दारू पीता, तेरे कहना मानता, तेरे से प्यार करता है, तो तेरे नैनों के मटके, गर्दन के झटके और कमर के लटके दिखाते हुए कुछ ऐसी शराब पिला के शराब में बेहोश होगा और हम इसको मार डालेंगे। और भारमली की सहायता से जो राव चुंडा था, जिसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, राव चुंडा ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? किसकी? राव रणमल की। रणमल की प्रेमिका जिसकी सहायता ली, उसका नाम क्या था? भारमली। हत्या करने वाला कौन? राव चुंडा। उस समय रणमल के साथ आया हुआ एक ढोली था, ढोली, ढोल बजाने वाला ढोली कहलाता है। रणमल चित्तौड़गढ़ के किले में रणमल की हत्या हो रही थी और राव जोधा चित्तौड़गढ़ का जो किला था, उस किले के नीचे अपने खेमे में था। और उस डोली ने जोर से एक दोहा सुनाया कि चुंडा अजमल आविया मांडू सूंधक आग। मांडू चले गए थे वो, लेकिन कुंभा ने बुला लिया जब हत्या की योजना की पता चली। तो चुंडा अजमल आविया, अजमल उसका छोटा भाई था, राघव की देव की हत्या कुंभा ने करवाई दी थी कि चुंडा अजमल आविया मांडू सूंधक आग, जोधा रिडमल मारिया भाग सके तो भाग। हे जोधा, तेरा पिता रणमल मारा गया है, यहां से भागना चाहता है तो भाग। इस प्रकार रणमल का सूर्य अस्त हुआ और अब सूर्य उगता है किस पर? रणमल के पुत्र राव जोधा पर। हाँ तो मित्रों, इस प्रकार मारवाड़ का शासक राव रणमल, जब राव रणमल मारा गया तो राव रणमल के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? राव जोधा। और राव जोधा साहब मारवाड़ का स्वामी कब से कब तक रहा? 1438 से 1489 तक लंबा इनका साम्राज्य मारवाड़ पर रहा। राव जोधा जब चित्तौड़ से भागता है, कब? रणमल की हत्या के बाद। तो जो राव रणमल की राजधानी थी मंडोर, इस मंडोर पर उसका पीछा करते 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 जो मेवाड़ का चुंडा है, मेवाड़ का भीष्म पितामह था, चुंडा ने अधिकार कर लिया और जोधा को वहां से भगा दिया कि बेटा इतने दिन तेरे बाप का राज मेवाड़ में भी रहा और मारवाड़ में भी रहा, अब हमारा राज मेवाड़ में भी रहेगा और मारवाड़ में भी रहेगा। अब साहब इस मंडोर को प्राप्त करने के लिए राव जोधा बार बार आक्रमण करता, लेकिन हर बार चुंडा और अजमल उसको मुंह की खाने पर मजबूर कर देते और राव जोधा भाग जाता। 15 साल तक 1438 से
1438 से लेकर 15 साल तक ये संघर्ष करता रहा। केवल ये कह सकते हैं कि रणमल का उत्तराधिकारी हो गया था, लेकिन 1438 में ये यहाँ का सम्राट नहीं बना था। अब साहब ये संघर्ष चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कहते हैं कि एक दिन ये राव जोधा व्याकुल थका हारा रात के समय एक जाट की ढाणी में पहुंचा। जाटनी बड़ी समझदार थी, चतुर थी, और जैसे राजस्थान के समझदार चतुर आदमी होते हैं वो सबसे ज्यादा में अगर किसी को महत्व देते हैं तो मेहमान की, अतिथि की। पधारो हमारे देश, आओ हमारा पावना। राजस्थान में मेहमान का स्वागत होता है। थके हारे घुड़सवार को जब चौक में आए हुए देखा, उसने कहा मैं भूखा हूं। अब साहब जाटनी ने उसके लिए बनाया शानदार खींचड़ा, और ये थाली में खींचड़ा रख करके, आपने अगर खींचड़ा खाया तो थाली में खींचड़ा और बीच में रख देते हैं घी। अब बीच में घी रखते हैं, फिर अपन यूं अंगुलियां लगाकर उस घी को यूं करते हैं या यूं धाराएं बना करके फिर उसको गोलते जाते हैं, खाते जाते हैं। कड्डी भी साथ में होती है। बीच में रखा हुआ घी जोधा ने तो कभी देसी अंदाज में खाया नहीं, वो सोने के थालों में खाया था। उसने बीच में घी देखा और सीधा हाथ दिया बीच में, और खींचड़ा एकदम गर्मा गर्म था। और जैसे ही वो अंगुलियां दी वो हाथ जला, और जोधा ने कहा हा हा। जाटनी ने कहा लगता है तू भी जोधा की तरह मूर्ख है। जोधा ने ये नहीं बताया था कि मैं ही जोधा हूं, मैं तो कहा मैं थक्यारा मुसाफिर हूं, तू भी जोधा की तरह मूर्ख है। जोधा एक टक देखने लगा, बोले जोधा की तरह मूर्ख? जोधा कैसे मूर्ख है? कि जोधा मूर्ख ही है, जोधा वैसे ही करता है जैसे तू करता है। बोले कैसे? कि जोधा भी सीधा मंडोर पर आक्रमण करता है। अरे मूर्ख, तेरे को पहले खींचड़ा यूं साइडों से खाते 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 यहां तक पहुंचना चाहिए। अगर जोधा भी किनारे किनारे के क्षेत्र को जीते 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 मंडोर की तरफ बढ़े तो उसका साम्राज्य स्थापित हो सकता है। खींचड़ा भी ऐसे खाया जाता है। ये बात राव जोधा के घर कर गई, और राव जोधा धीरे धीरे अपने सहयोगियों की, लोणकरण की, सेतरामा के जागीरदारों की मदद लेकर के धीरे 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 जीता 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 आखिर में राव जोधा की बुआ, और राव जोधा की बुआ कौन? रणमल की बहन, रणमल की बहन मोकल की मां, और कुंभा की दादी, जिनका नाम क्या था? हंसाबाई के आग्रह पर, हंसाबाई के आग्रह पर कुंभा व जोधा में, किस किस में? कुंभा व जोधा के बीच, बहुत महत्वपूर्ण है। किस किस के बीच भी? मेवाड़ का शासक कुंभा, मारवाड़ का शासक जोधा, और दोनों के बीच एक संधि हुई जिसे कहते हैं आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि जो कब हुई साहब? ये संधि हुई 1453 में। आवड़ बावड़ की संधि कब हुई? 1453 में। किसके आग्रह पर, किसके कहने पर? हंसाबाई की मध्यस्थता पर। किस किस के बीच में? मारवाड़ के शासक जोधा और मेवाड़ के शासक कुंभा के बीच। ये पेड़ हैं, आवड़ के पेड़ जहां तक पाए जाते हैं वो क्षेत्र मेवाड़ का होगा, और जहां से बावड़ यानी बबूल के पेड़ शुरू हैं वहीं से मारवाड़ की सीमा शुरू है। इस प्रकार इन पेड़ों के आधार पर एक संधि हुई जो कब हुई? 1453 में, जिसे क्या कहते हैं? आवड़ बावड़ की संधि, जो मेवाड़ के शासक राणा कुंभा और मारवाड़ के शासक राव जोधा के बीच हुई। ये जोधा भी बड़ा प्रतापी था। जिस प्रकार आवड़ बावड़ के संधि मंडोर तक पहुंच गया, मेवाड़ को खदेड़ता रहा। इतिहासों में तो कई लिखा इसने चित्तौड़ पर भी आक्रमण कर दिया था, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। इसी राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाया। जोधपुर नगर किसने बसाया? राव जोधा ने। कब बसाया? 1459 में। और इसी 1459 में इस जोधपुर में इसने एक किला बनाया जिसका नाम है मेहरानगढ़ किला। जोधपुर के किले का नाम क्या है साहब? मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला किसने बनवाया? राव जोधा ने। राव जोधा ने मेहरानगढ़ कब
बनवाया या जोधपुर नगर की स्थापना कब की या जोधपुर नगर कब बसा या मेहरानगढ़ की स्थापना कब हुई, सब प्रश्नों का उत्तर एक है 1459 में। अच्छा साहब, ये मेहरानगढ़ किला कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर में किस जगह? एक पहाड़ी है और पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूंक पहाड़ी। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। बताइए मेहरानगढ़ किला कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूंक पहाड़ी। इसको चिड़िया टूंक क्यों कहते हैं कि जोधा मंडोर से एक बार शिकार के लिए इधर चिड़िया टूंक पहाड़ी से गुजर रहा था। यहां पर एक संत तपस्या करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी। चिड़ियानाथ मां दुर्गा के भक्त दुर्गा की तपस्या कर रहे थे, धूनी अलग जगा रखी थी वहां पर, और जोधपुर ने वो सुरम्य स्थान देखा, झरना बह रहा, क्या सुंदर पहाड़ी, और जोधा का मन आ गया कि यहां पर तो मैं किला बनाऊं। उन्होंने चिड़ियानाथ से आग्रह किया कि हे चिड़ियानाथ जी, अगर आप इस धूने को यहां से हटाकर किसी दूसरी जगह चले जाएं तो हम यहां पर किला बनाने चाहते हैं। चिड़ियानाथ ने कहा, दुष्ट शासक, तेरी इतनी हिम्मत है जो एक तपस्वी को यहां से डिगा सकता है, यहां से हटा सकता है, किला बनाने के लिए एक तपस्वी को भगा रहा है, धिक्कार है तेरी बुद्धि पर, नहीं जाऊंगा यहां से, नहीं बनाने दूंगा तेरे को किला। और जोधा की ये जगह मन में ऐसी बस गई थी जैसे कोई हीरो के मन में हीरोइन बस जाती कि किला बनाऊं तो यहीं पर बनाऊं। आखिर में किसी ने राय दी, अमराजी बारट थे, उन्होंने राय दी कि एक काम करो, इसकी किले की नींव के लिए आप उसको बुलाओ जिसकी तपस्या करता है, जिसकी ये तपस्या करता है, जिसकी भक्ति करता है, वो स्वयं जगदम्बा आएगी तो ये अपने आप भागेगा। बोले वो कौन है? तो कहा साहब वो है करणी माता। करणी माता का ये भक्त है। और साहब जब करणी माता को बुलाया तो कहते इसी करणी माता ने इस मेहरानगढ़ की नींव लगाई थी। बीकानेर के किले जूनागढ़ की और जोधपुर के किले मेहरानगढ़, दोनों की नींव किसने लगाई? करणी माता ने। जब करणी माता के आगमन की सूचना चिड़ियानाथ को मिली, चिड़ियानाथ अपना झोली झंडा समेट के वहां से भाग गया कि अब जगदम्बा आ रही, उसकी मर्जी यहां किला बने तो मैं कौन होता हूं। इस प्रकार करणी माता ने आकर के पहली मेहरानगढ़ किले की ईंट रखी और इस प्रकार मेहरानगढ़ किले का प्रारंभ हुआ। जो कब हुआ साहब? 1459 में। 1459 में जोधपुर नगर बसा, मेहरानगढ़ किला बना। जोधपुर का किले का नाम मेहरानगढ़ है। मेहरानगढ़ किला कहां है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ किले की नींव किसने लगाई? करणी माता ने। यहाँ याद रखने की बातें दो हैं, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव भी करणी माता ने लगाई थी, तो बीकानेर के जूनागढ़ किले की नींव भी करणी माता ने लगाई थी।